माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की पुलिस एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई। पुलिस ने बताया कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल से ये भाग रहे थे असद और गुलाम। इनका पीछा किया गया, ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई और जब ये नहीं रुके और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस के मुताबिक दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और इसके बाद आत्मरक्षा में डीएसपी नवेंद्र कुमार और डीएसपी विमल कुमार ने फायरिंग कर दी। तो एफआईआर से यह जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस ने भी यही जानकारी कल स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही डिटेल्स दिए गए थे। यही एफआईआर में भी लिखा गया है। खबर यह है कि एक बिना नंबर वाली गाड़ी से ये दोनों भाग रहे थे। इनको पुलिस की टीम ने ओवरटेक करने की कोशिश की, इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस की टीम पर ही फायरिंग करने लगे, जिसके बाद मजबूरी में पुलिस को फायर करना पड़ा। पुलिस का यह कहना है कि वो उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और विदेशी हथियारों से फायरिंग होने लगी, तब पुलिस को भी मजबूरी में आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और डीएसपी नवेंद्र कुमार और डीएसपी विमल कुमार की टीम ने फिर जब फायर किया तो उसमें ये दोनों ढेर हो गए। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ था, यह भी मेंशन किया गया है। लेकिन आपको बता दें, दोनों एक ही बाइक पर सवार थे, भागने की फिराक में थे, लेकिन जब इन्हें सरेंडर करने को कहा गया तो इन्होंने सरेंडर न करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इन पर फायर किया गया और इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। यह एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगे थे। इसके बाद आत्मरक्षा में डीएसपी नवेंद्र कुमार और डीएसपी विमल कुमार ने फायरिंग की। ये इसमें मेंशन है। ये बड़ी अपडेट, एक और जानकारी, एक बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कई बार इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को ढेर कर दिया गया। और जो तस्वीरें सामने आई एनकाउंटर के बाद, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि दोनों के हाथ में बंदूक थी और उन्हीं गन से फायर किया गया। ये देखिए, ये कॉपी जो इस वक्त सामने आई है और उसमें जो डिटेल्स लिखे हुए हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या क्या डिटेल्स लिखे हुए हैं ये हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बड़ी बातें जो हैं वो यही लिखी हुई हैं कि ये एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहे थे। उस मोटरसाइकिल का पुलिस की टीम ने पीछा किया, ओवरटेक करके इनको रोकने की कोशिश की गई और जब इन्हें रोका गया तो फिर इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और ये फायरिंग करते हुए भागने लगे। लगातार पुलिस की टीम पर फायर किया जा रहा था। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम को भी गोली चलानी पड़ी और इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में इन दोनों की मौत हो गई। गोली लगने की वजह से मौत हुई है। ये तमाम डिटेल्स इस एफआईआर में लिखे गए हैं। आपको बता दें कि झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारिछा के पास इनका एनकाउंटर हुआ और उस जगह की भी डिटेल्स इस एफआईआर में मेंशन है। और इस वक्त एक और अहम खबर मिल रही है। अतीक के शूटर बेटे असद का शव देर शाम प्रयागराज पहुंचेगा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा। इधर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक और अशरफ के वकील कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अतीक और अशरफ के वकीलों की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल में बंद उमर और नैनी जेल में बंद अली की तरफ से भी कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। बाल सुधार गृह में रखे गए अतीक के नाबालिग बेटे भी अपने भाई के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी वकील कोर्ट में अर्जी देंगे। अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी और अर्जी इस बात को लेकर दी जाएगी कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए परिवार को मंजूरी दी जाए। तो जो जहां पर है, जैसे हमने आपको बताया कि नैनी जेल में अली बंद है, इसके अलावा अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही है, इन सभी को शामिल होने की इजाजत दी जाए। अब मिट्टी भी आई नहीं और जब मिट्टी आएगी तो फिर उसके बाद जो है गुस्ल कराया जाएगा। हमारे लोग जैसे होता है गुस्ल कराया जाएगा, उसके बाद जो है मिट्टी वहाँ घर से चलेगी, यहाँ जो है जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ कब्र में जो दफन किया जाएगा। अब मिट्टी का कोई वो नहीं है कब की कई बजे आ जाएगी। 5 बजे भी आ सकती है, 6 बजे भी आ सकती है, 8 बजे भी आ सकती है। मैं तो जितने मोहल्ले में सब सारे जितने होंगे, सब जितने भाई दूर नज़दीक के जितने गाँव के लोग होंगे सब शामिल होंगे उसमें। मिट्टी में तो सारी सबको आना है। लमसम 8 फुट बच जाएगा ये।
तो आपने सुना किस तरह से जो सुपुर्दे खाक करने से पहले की तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवार के सभी लोगों को जनाजे में शामिल होने की परमिशन मिलेगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इसी को लेकर परिवार के अलग अलग सदस्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और झांसी में पोस्टमार्टम हाउस में रात 2 बजे के करीब असद का पोस्टमार्टम हुआ और इसके बाद असद और गुलाम के परिवार को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक असद का शव लेने उसके नाना और मौसा पहुंच रहे हैं और एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम की पत्नी झांसी पहुंच सकती है। परिवार के पहुंचने के बाद ही शव सौंपे जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता राजू राज की एक रिपोर्ट देखिए। असद और गुलाम का पोस्टमार्टम देर रात कराया गया। लगभग 2 बजे के करीब ये पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। 3 डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया और जो पोस्टमार्टम हो रहा था उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। लेकिन असद और गुलाम की जो फैमिली है उन्हें सूचना दी गई, लेकिन देर रात तक उनके फैमिली में से कोई आया नहीं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से, झांसी प्रशासन की तरफ से डॉक्टरों की पैनल गठित की गई। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इस पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीर है, पूरी सुरक्षा के साथ असद और गुलाम की पोस्टमार्टम कराया गया और जानकारी जो मिल पा रही है कि अब बॉडी किसे सौंपा जाए। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि परिवार के लोगों को जानकारी कल दे दी गई थी और असद के ननिहाल पक्ष से उनके नाना और मौसा आने की सूचनाएं अब देखना होगा वो कब तक आते हैं। वहीं गुलाम की पत्नी की आने की सूचना है, जैसे वो आते हैं पूरी सुरक्षा के साथ डेड बॉडी को उन्हें सौंपा जाएगा और सुरक्षा के साथ प्रयागराज ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चूँकि फोर्स तैनात किया गया है पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रशासन ने अपने तरीके से पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि कब तक परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बॉडी लेते हैं, बॉडी को क्लेम करते हैं और उसके बाद चुनौती होगी शव को प्रयागराज ले जाने की। इस बीच भारी सुरक्षा तैनात किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, झांसी से लेकर प्रयागराज के बीच में, और देखना होगा कब तक उसको सुपुर्दे खाक में मिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एनकाउंटर के बाद जब यहाँ 4 घंटे तक बॉडी को इमरजेंसी में रखकर एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये जानकारी मिली कि लगभग घटना स्थल से 24 खोखे मिले, यानी 24 राउंड गोलियां चली होंगी। तो बॉडी में कितनी गोलियां लगी ये कुछ देर के बाद पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि इस पूरे मामले में ना तो झांसी सीएमओ ना ही यहाँ के प्रशासन फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार है। राजू राज, जी मीडिया, झांसी। जी न्यूज़।